वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सीडीपी का सेशन 2 है ये। नए क्वेश्चंस करेंगे और जैसा कि कोशिश कर ही रहे हैं कि असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस करें ज़्यादा से ज़्यादा और मिक्स्ड क्वेश्चंस करें, सभी टॉपिक कवर हो जाएंगे। 30 क्वेश्चन का इसको हम फुल मार्क्स की सीरीज़ कह रहे हैं, यानी 30 आउट ऑफ 30 आप ला पाएँ। ये पहले से चलती आ रही है कई सालों से। स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कहानी। बाइलिंगुअल रहेंगे क्वेश्चन। पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, और लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे, इसमें कहने वाली कोई बात नहीं है। करियर विल ऐप पे बैच चल रहा है, डिस्काउंट अभी भी है दशहरा तक, तो आप एनरोल कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज़ भी जो है वो शुरू हो गई है और उसको फ्री ही रखवाया है ना। टीम ने तो वो प्रॉपर पेड टेस्ट सीरीज़ बना करके भेजी थी, बट उसको फ्री रखवाया। आप संडे को मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हैं जाकर के करियर विल ऐप डाउनलोड करके, और डेली भी सीडीपी, संडे को एक कंप्लीट मॉक टेस्ट और डेली सीडीपी के या अलग अलग सब्जेक्ट के मॉक टेस्ट आपको मिल ही रहे हैं। ठीक, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा और पढ़ के जवाब दीजिएगा, है ना। जल्दीबाजी में नहीं, जल्दी करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। असर्शन यानी कथन, स्कूल करिकुलम शुड गिव रीजनेबल स्पेस एंड वैल्यू टू लर्नर्स कल्चरल नॉलेज, यानी स्कूली पाठ्यचर्या को शिक्षार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान देना चाहिए या उचित मूल्य देना चाहिए। मतलब जिस संस्कृति, जिस समाज से बच्चा आ रहा है उसके बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस दी जाए। आप वैसे एग्जाम्पल्स उठाइए या आपके करिकुलम में उस तरह के चैप्टर्स हों। आप देखेंगे भी, अगर ईवीएस की भी आप नोटबुक उठा करके देखेंगे, सॉरी टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, या एसएसटी की भी आप टेक्स्ट बुक उठा करके देखेंगे, एनसीईआरटी की, तो आपको मिलेगा कि लगभग देश के अलग अलग भिन्नता, डाइवर्सिटी आपको मिल जाएगी। एक चैप्टर में बात हो रही है उड़ीसा के किसी गांव की, दूसरे चैप्टर में कहीं बिहार की बात हो रही है कि वहां पे शहद कैसे निकल रहा है, तीसरे चैप्टर में कहीं और की बात हो रही है। तो वो विविधता चाहिए हमको, या बच्चे की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है जहां से वो आ रहा है उसको शामिल किया जाए स्कूल करिकुलम के अंदर। करिकुलम होता है सभी एक्टिविटीज, स्कूल में कदम रखने से लेकर बाहर निकलने तक सब कुछ करिकुलम है, और करिकुलम का एक पार्ट है सिलेबस। ठीक है, यानी आपका वो सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं। ठीक, तो ये बात सही है कि नहीं है? सही लग रही है? कुछ गलत तो इसमें लग नहीं रहा। रीजन क्या है भाई इसका? पढ़ो एक बार। सपोर्टिंग स्टूडेंट्स टू अपहोल्ड देयर कल्चरल आइडेंटिटीज एंड फैसिलिटेटेड लर्निंग, यानी छात्रों को उनकी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने में सहायता मिलेगी ऐसा करने से, और सीखने की सुविधा प्रदान होगी, यानी फैसिलिटेट कर पाएंगे आप एज अ टीचर और एज अ स्कूल सिस्टम, अगर करिकुलम में ये सब चीजें इन्वॉल्व होती हैं कि बच्चे की जो जिस परिप्रेक्ष्य से या जिस भी संदर्भ से वो आ रहा है उस कॉन्टेक्स्ट से आप चीजें लेकर के आ पाए क्लासरूम में, या आपके सिलेबस में या एक्टिविटीज उस तरह की हो। बात तो सही है कि नहीं है? ये भी सही है। तो इसमें 3 स्टेप का प्रोसेस रहेगा। ए भी सही है, आर भी सही है। क्या आर ए के लिए सही है? हाँ जी, आर ए के लिए सही है। तो बस ठीक है ना। शुभ काम में देरी कैसी? ए एंड आर बोथ आर राइट, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। सिंपल आंसर है ना। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। पहले आप ए चेक करते हैं, फिर आर चेक करते हैं, फिर ये चेक करते हैं क्या ये रीजन इस स्टेटमेंट के लिए सही है कि नहीं है ना। ऐसा हो सकता है कि ए भी सही हो और आर भी सही हो, बट एक दूसरे के लिए सही ना हो। ठीक, तो सिंपल बात, दोनों एक दूसरे के लिए सही हैं, दोनों सही बात कह रहे हैं कि संस्कृति को वैल्यू दीजिए बच्चे की, जिस परिप्रेक्ष्य से जिन मूल्यों को लेके वो आ रहा है आपके सिलेबस में, आपके करिकुलम में, वो सब चीजें होनी चाहिए ताकि वो कनेक्टेड महसूस करे। उसकी वास्तविक जीवन, बच्चे का जो रियल लाइफ है और जो उसमें स्कूल में आने के बाद का जो जीवन है, दोनों कनेक्ट हो पाए। यही एनसीएफ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार और जवाब दीजिएगा। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 2? फटाफट से पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही नहीं है? बताइए। लर्निंग के बारे में सही नहीं है, सीखने के बारे में सही नहीं है। फटाफट से बताएंगे। क्या कह रहे हो? दूसरे क्वेश्चन पे पानी की इच्छा? क्लास तो शाम से शुरू हो जाती है ना। देखिएगा, अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स नॉट करेक्ट अबाउट लर्निंग, अधिगम के बारे में कौन सा एक स्टेटमेंट सही नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है लर्निंग इज फैसिलिटेटेड बाय सोशल एक्शन, यानी सामाजिक क्रिया से सीखने में सुविधा होती है या सामाजिक क्रिया बेहतर होती है, सॉरी लर्निंग बेहतर होती है सोशल एक्शन से, यानी जब आप ग्रुप में सिखा रहे हैं बच्चे को, ग्रुप एक्टिविटी करा रहे हैं,
कोई ऐसी एक्टिविटी करा सकते हैं जहां डायरेक्ट वो समाज में जा रहा हो, तो लर्निंग बेहतर होगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, लर्निंग सोशल है। किसके अकॉर्डिंग? वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग भी आपका चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन भी यही कहता है कि बच्चे को सेंटर में रखो, ग्रुप में सिखाओ, कोऑपरेशन यानी सहयोग से सिखाओ। बात तो सही है, हमको चाहिए गलत बात है ना, नॉट वाला चाहिए हमको। लर्निंग इंप्लाइज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रायर कॉन्सेप्चुअल स्कीम्स, यानी सीखने का तात्पर्य या सीखना जो है वो अपने अंदर संदर्भित करता है योजनाओं के पुनर्गठन को। योजनाओं के पुनर्गठन को बोले तो आप रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो पहले कॉन्सेप्ट्स आपने सीखे हैं उनको रीऑर्गेनाइज करके आप कुछ नया सीखते हैं या उनको सेटल करते हैं तब नया सीखते हैं, है ना। बात तो सही है, प्रीवियस नॉलेज पे बेस्ड होती है। कुल मिला के बात यह है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित होती है, ओल्ड नॉलेज से रिलेटेड होती है। बिल्कुल सही बात है, प्रीवियस नॉलेज से जोड़ करके सिखाइए नया ज्ञान, ठीक। थर्ड है लर्निंग एज अ प्रोडक्ट रेदर देन प्रोसेस। बस यही गलती हो गई कि इन्होंने लर्निंग को क्या मान लिया? प्रोडक्ट मान लिया, कि एक फाइनल प्रोडक्ट है ना कि प्रोसेस। जबकि लर्निंग हुआ, सोशलाइजेशन हुआ, ये सब प्रोसेसेस हैं, है ना, कि व्यक्ति प्रक्रिया में है, अभी सतत चलने वाली प्रक्रिया है। लर्निंग को भी अगर हम देखें तो ये कॉन्टिन्यूअस चलती रहती है, जीवन पर्यंत आप सीखते रहते हैं, ठीक। तो प्रोसेस है, बेहतर होती रहेगी, है ना, मास्टरी हासिल करेंगे, लेकिन ये नहीं कि प्रोडक्ट फाइनल है ना, कि दिमाग में कुछ बढ़िया इंजेक्शन थोड़ी लगवाते हो लर्निंग का। लर्निंग तो प्रोसेस है, ग्रेजुअली होती है, धीमे धीमे होती है, ठीक है जी। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, और जो नहीं है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है तो गलत ही सही है, ठीक। फिर भी फोर्थ ऑप्शन तो चेक करेंगे, लर्निंग डिपेंड्स ऑन लर्नर्स। हाँ बिल्कुल सही बात है कि बच्चे की, यानी लर्नर्स मतलब जो स्टूडेंट्स हैं आपके, उनकी एज, उनका इंटरेस्ट, यानी उनकी उम्र कितनी है, उस हिसाब से आप सिलेबस डिजाइन करते हैं। 10वीं क्लास के बच्चे के लिए आप ग्रेजुएशन का सिलेबस नहीं पढ़ाते, क्योंकि वो उस उम्र के लिए वो परिपक्व नहीं है। अब फिर इंटरेस्ट का आप ध्यान रखते हैं, रुचि, कि बच्चों को किस चीज में इंटरेस्ट है, फिर वो उस हिसाब से सब्जेक्ट्स चूज करे। तो एज, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इन सब चीजों का, यानी बच्चों पे डिपेंड करती है जो लर्निंग है, अधिगम है। तो ये बात तो सही है। तो थर्ड ऑप्शन गलत है, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसलेक्सिया पे सवाल है, आता ही है हमेशा हर बार। ये टॉपिक्स वही हैं, बिल्कुल सिलेबस को ध्यान में रख करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, तो फटाक से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, डिसलेक्सिया इज अ डैश कंडीशन विच इम्पैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू डैश, यानी डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति है जो शिक्षार्थी की डैश की क्षमता को प्रभावित करती है। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है? रीडिंग डिसऑर्डर है ना। तारे जमीन पर मूवी याद कर लीजिए, तो फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, नहीं, बाहर थोड़ी दिखेगा। डिसलेक्सिक बच्चे को बाहर देख के थोड़ी पता लगेगा, वो जो ईशान अवस्थी तारे जमीन पर में दिखाया, बाहर थोड़ी पता लग रहा है। सब तो कह ही रहे हैं, घर वाले कह रहे हैं, अरे तुम तो कामचोर हो, तुमको हॉस्टल भेजेंगे, स्कूल में भी डांट पड़ रही है, पढ़ना नहीं चाहते हो, जबकि उसको दिक्कत कुछ और है। तो फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, शारीरिक नहीं है, दिखता थोड़ी है डिसलेक्सिया, कहीं हाथों में थोड़ी है डिसलेक्सिया कि भाई चल नहीं पा रहा है, ऐसी स्थिति थोड़ी है। डिसलेक्सिया तो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, बेसिकली ब्रेन के अंदर केमिस्ट्री का लोचा है एक तरह से, मतलब ये मजाक वाले शब्द हैं, बट वायरिंग डिफरेंट है बच्चे की जिसको डिसलेक्सिया है। सोशलाइज विद पीयर्स, यानी दूसरों के साथ घुलने मिलने में दिक्कत होती है, वो बात यहाँ नहीं चल रही है। तो ये तो वैसे ही फिजियोलॉजिकल पे ही गलत हो गया था, एक गलत और दूसरा सही थोड़ी चला जाएगा, दोनों सही मिलने चाहिए। सेंसरी कंडीशन है, सेंसेस में कुछ प्रॉब्लम है, नहीं भाई, बॉडी मूवमेंट की कोऑर्डिनेशन में नहीं, वो डिस्प्रेक्सिया होता है और उसमें भी सेंसरी दिक्कत नहीं है वो, ठीक। थर्ड है न्यूरोलॉजिकल, डिसलेक्सिया इज अ न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, ठीक है। लिंक्स, बच्चों का क्या दिक्कत होगी? विच इंपैक्ट्स लर्नर्स एबिलिटी टू लिंक साउंड्स विद सिंबल्स। अब उसको पढ़ना है CAT कैट, अब ये जोड़ करके साउंड और सिंबल्स को एक साथ नहीं पढ़ पाता वो, इसी को डिसलेक्सिया कह रहे हैं। फोनोलॉजिकल प्रॉब्लम है, साउंड को सिंबल्स के साथ जोड़ के पढ़ पाने की, कई बार रिवर्स में चीजें दिख रही होती हैं, B को D, D को B समझ रहा होता है, तो रीडिंग डिफिकल्टी होती है, पढ़ने में समस्या होती है बिकॉज ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल कंडीशन, यानी जो तंत्रिका संबंधी विकार एक तरह से हम कहेंगे कि न्यूरोलॉजिकल वायरिंग ऐसी है, बाहर से देखने में आपको बच्चे को नहीं समझ में आएगा, ये कोई दिखने वाली समस्या नहीं है, है ना। इमोशनल और ड्रॉ पिक्चर्स नहीं, पिक्चर ड्रॉ करने की बात ही नहीं है, तो सिंपल है, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अच्छा, इसमें एक दो चीजें ध्यान रखेंगे, जब बात डिसलेक्सिया की हो रही है, ये बार बार जितनी बार रिवीजन कर लेंगे उतना अच्छा है। तो ये रीडिंग डिसऑर्डर है ना, ऐसे कई सारे डिसऑर्डर्स हैं, रीडिंग डिसऑर्डर, मैं नाम लिख देती हूँ, फिर आप साथ साथ बोलते जाना, थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, ठीक। डिसलेक्सिया की बात कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि ये रीडिंग डिसऑर्डर है। अगर हम बात यहाँ डिस्प्रेक्सिया की कर रहे होते, आपको क्या लगा डिस्ग्रेफिया लिखवाऊंगी, जान के नहीं लिखवाया है, नहीं तो आपको सीक्वेंस में याद कर लोगे बच्चों की तरह। डिस्प्रेक्सिया, हिंदी में भी डिस्प्रेक्सिया ही कहेंगे भाई, है ना, क्योंकि हिंदी में जो नाम होंगे वो इतने अटपटे होंगे आप याद ही नहीं कर पाएंगे, तो डिस्प्रेक्सिया कहते हैं, वैसे भी आपको सभी बुक्स में डिस्प्रेक्सिया ही मिल जाएगा। तो डिस्प्रेक्सिया हो गया, डिस्ग्रेफिया हो गया, ठीक।
साथ साथ मन में बोलना कौन सा किस चीज का डिसऑर्डर है या एक प्रॉब्लम है, ठीक है। डिसकैल्कुलिया लिख देते हैं, ये मुख्य मुख्य में लिख रहे हैं जो पूछे जाते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डिसकैल्कुलिया हो गया, और बताओ। डिस्मॉर्फिया जनरली पूछा जाता नहीं है आपसे, डिस्टोपिया भी नहीं पूछा जाता है। डिस्टोपिया होता है दुनिया उजड़ी उजड़ी लगती है आपको, ठीक। तो डिसलेक्सिया हो गया, डिस्प्रैक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, है ना। और बताओ, कुछ याद आ रहा हो तो कोई। राइटिंग डिसऑर्डर, राइटिंग डिसऑर्डर कौन सा है? डिस्ग्राफिया को राइटिंग डिसऑर्डर कहते हैं, जहां ग्राफ आ गया मतलब लिखने की बात हो रही है, ठीक है ना। तो डिस्ग्राफिया हो गया राइटिंग डिसऑर्डर। और बताओ, राइटिंग डिसऑर्डर। डिसकैल्कुलिया आपको पढ़ के ही पता लग रहा है कैलकुलेशन की प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स में दिक्कत होगी बच्चे को, कैलकुलेशन में बेसिकली, ठीक। प्रेक्सिया में मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है, पेन पकड़ने में, चलने फिरने में, टाई लगाने में, जूते के फीते बांधने में, बेसिकली फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस दोनों में दिक्कत होगी। मोटर स्किल्स में दिक्कत होती है डिस्प्रेक्सिया में। ऑटिज्म और एडीएचडी अलग से कहानी है ना। हाँ वेरी गुड। डिस्फेजिया, अभी हम डिस वाली ही बात कर रहे हैं, अभी हम ऑटिज्म और उधर नहीं जा रहे हैं। डिस्फेजिया ये भी पूछा जाता है। ये लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो है आपका डिसऑर्डर है, कि भाषा को समझने में, समझाने में दिक्कत आएगी। तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग में दिक्कत होती है एक तरह से, कॉम्प्रिहेंशन, भाषा को समझने में बच्चे को दिक्कत आएगी, चाहे वो पढ़ के हो, सुन के हो, है ना, कि सामने वाला कहना क्या जा रहा है वो नहीं समझ पाएगा डिस्फेजिया में। और स्पीच में भी दिक्कत आ सकती है, अपनी बात कहने में भी, ठीक। तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं और सॉल्व करते हैं। असर्शन वाला सवाल है, देखेंगे फटाफट से। स्टेटमेंट या असर्शन कहता है, कथन है, लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन। यानी यदि आप वास्तविक जीवन से जोड़ करके सीख रहे हैं कुछ, या कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, यानी आप ताजमहल के बारे में पढ़ रहे थे, टीचर ने एक दिन जाकर के आपको मतलब विजिट करा दी, आपका स्कूल से ट्रिप गया और आप ताजमहल देख करके आए, है ना। तो ये क्या है, या फिर हो सकता है ताजमहल का एक छोटा सा कुछ 3D मॉडल दिखा दिया। तो ये ज्यादा कॉन्क्रीट है, बजाय कि सिर्फ डेफिनेशन में पढ़ने के, परिभाषा पढ़ लेने के। परिभाषा थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट हो जाती है कंपैरेटिवली। एब्स्ट्रैक्ट वो जिसको आप इमेजिन कर रहे हैं, कॉन्क्रीट वो जो आपके सामने है या जिसको टच फील किया जा सकता है। तो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देने से क्या होता है, बच्चा जल्दी, भाई सामने है कोई चीज, मैं पेन सिर्फ आपको बोल के बताऊं कि एक पेन था बहुत अच्छा था, है ना, एक दिन वहां मिला था, और मैं कहूं ये पेन था, तो आपको ये कॉन्क्रीट है, ये सामने देख पा रहे हो, ठीक। तो ये बात तो सही है कि अगर कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस देंगे हम बच्चों को, तो उनको चीजें याद रखने में ज्यादा जो है आसानी होती है। रीजन क्या है इसका, डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल, यानी विकास जो है अपेक्षाकृत व्यवस्थित और अनुक्रमिक है, यानी सीक्वेंस में चलता है जो विकास है। तो लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चाइल्ड, ये बात तो सही है अपने आप में कि विकास जो है ऑर्डरली होता है, सीक्वेंशियल होता है, पीओएस आपको बताया हुआ है ना, प्रिडिक्टेबल है, ऑर्डरली है, सीक्वेंस है, पॉप भी कहते हैं हम कई बार, ठीक। ये बात तो सही है, प्रोग्रेसिव है, ठीक। तो डेवलपमेंट इज रिलेटिवली ऑर्डरली एंड सीक्वेंशियल। पूछा क्या था कि वास्तविक जीवन की, यानी लर्निंग फ्रॉम रियल लाइफ प्रॉब्लम्स एंड कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस गिव द चिल्ड्रन मल्टीपल पाथवेज फॉर लर्निंग एंड रिट्रीविंग इन्फॉर्मेशन, कि अगर वो मल्टीपल तरीके से सीखेंगे तो बेहतर सीखेंगे। ये कह रहे हैं डेवलपमेंट सीक्वेंशियल है, तो फिर तो सीक्वेंस में ही सिखाओ। दोनों बातें सही है, बट दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं है। ये रीजन इसके बारे में दिख ही नहीं रहा हमें। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ए के बारे में नहीं है ना वो बात। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कोहलबर्ग पे क्वेश्चन है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, द सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ऑफ कैरल गिलिगन्स क्रिटिक ऑफ कोहलबर्ग्स थियरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट इज अराउंड, यानी कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की कैरल गिलिगन की आलोचना का केंद्रीय तर्क क्या है ना। केंद्रीय तर्क है व्हाट, भाई कोहलबर्ग के नैतिक विकास। नैतिक विकास क्या होता है, सही और गलत के कुछ सिद्धांत नैतिक विकास में आते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, क्या राइट और रॉन्ग की जो परिभाषा है वो उसके अराउंड कोहलबर्ग की थियरी घूमती है ना। मॉरलिटी का मतलब ये सही और गलत के बीच में आप डिफरेंसेस समझ रहे हैं। तो कोहलबर्ग की इस थियरी को क्रिटिसाइज किया कैरल गिलिगन ने, है ना। और सेंटर थीम जो है वो ये है कि फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव को इसमें शामिल किया ही नहीं गया इस थियरी में, यानी नारीवादी परिप्रेक्ष्यों को शामिल किया ही नहीं गया कि फीमेल जो है वो ज्यादा केयर ड्रिवन होती हैं, है ना। और भी इस तरह के, इसमें पूरी थियरी में सैंपल्स ही नहीं लिए गए जिसमें फीमेल्स को शामिल किया गया हो, और ऐसी बहुत सारी थियरी है। तो जेंडर बायस थियरी कहते हैं हम इसको। यूज ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इन स्टडीइंग चिल्ड्रन, यानी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, प्रायोगिक डिजाइन ले लो कुछ,
वो प्रॉब्लम नहीं है वहां पे, ये सब पे किसी पे क्रिटिसाइज नहीं किया, जेंडर वाले इशू पे किया है। एजुकेशनल इंप्लीकेशन ये सेम ही रहता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के सेम ही बात पूछता है हर बार। एजुकेशनल इंप्लीकेशंस ऑफ स्टडी फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है कि एजुकेशनल इंप्लीकेशन में दिक्कत है थियरी की। एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये बात सही लग रही है। ओवर एस्टिमेशन ऑफ चिल्ड्रंस मॉरल एबिलिटीज, ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने कुछ ओवर एस्टिमेट कर लिया हो, अधिक आकलन कर लिया हो बच्चों की क्षमताओं का। उन्होंने डिस्कशंस किए, लेकिन सारे मेल सैंपल्स को ही शामिल किया, लड़कियों को शामिल किया ही नहीं। और मॉरलिटी ऑफ केयर यानी केयर और कंसर्न जो है फेमिनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आता है, उसको देखा ही नहीं कि जब फीमेल सही और गलत का डिसीजन लेती हैं तो वो इमोशंस को भी ध्यान में रखती हैं। ठीक, तो एथिक्स मतलब ऐसा नहीं है कि मेल्स नहीं रखते हैं, अगेन फिर वो डिबेटेबल है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव को शामिल किया ही नहीं गया। तो एथिक्स ऑफ केयर एंड फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, नारीवादी परिप्रेक्ष्य को शामिल किया ही नहीं गया। कैरल गिलिगन ये कहती हैं कोलबर्ग को कि भैया तुमने जो है ये जेंडर बायस थियरी बना के रख दी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, जीन पियाजे बिलीव दैट नॉलेज इज, जीन पियाजे क्या मानते हैं ज्ञान के बारे में, बताइएगा। को कंस्ट्रक्टेड होती है, नॉलेज इज को कंस्ट्रक्टेड इन इंटरेक्शंस विद मोर नॉलेजेबल अदर, यानी दूसरों के साथ, मोर नॉलेजेबल अदर के साथ मिल करके, जो आपसे ज्यादा जानते हैं, आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये बात वाइगॉत्स्की कहते हैं, ना कि जीन पियाजे। ठीक है ना, मोर नॉलेजेबल अदर की के मान लीजिए आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, अपने दोस्त से पूछ लीजिए जो उसको आता हो, जिसको आता हो। इनेट एंड गिवन रेदर देन एक्वायर्ड थ्रू इंटरेक्शंस, यानी बातचीत के माध्यम से प्राप्त होने की बजाय जन्मजात होती है। ज्ञान तो आपके अंदर भर के भेजते हैं भगवान, ऐसा तो कुछ है नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे हैं ना पियाजे ना वाइगॉत्स्की। कंस्ट्रक्टेड बाय द चाइल्ड रेदर देन बीइंग पास्ड पैसिवली फ्रॉम द एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण से निष्क्रिय रूप से पारित होने के बजाय बच्चे द्वारा स्वयं से निर्मित होता है ज्ञान। बेसिकली पियाजे हो वाइगॉत्स्की हो, दोनों कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, रचनावादी हैं। पियाजे जो हैं वो उग्र रचनावादी हैं, यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं, जो बच्चे की एक्टिविटी को ज्यादा महत्व देते हैं समाज के कंपैरिजन में। तो ये बात तो सही है कि दोनों ही ज्ञान बच्चे को एक्टिव रखेंगे, यानी कंस्ट्रक्शन यहां भी था, कंस्ट्रक्शन यहां भी है, नॉलेज का, ज्ञान का सृजन होगा। वाइगॉत्स्की कहेंगे समाज के साथ अंतःक्रिया करके, इंटरेक्शन करके, और पियाजे कहेंगे कि जो एक्टिविटी है एनवायरमेंट में, वो एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है बच्चे की। सिर्फ पर्यावरण पास नहीं कर रहा पैसिवली कि बच्चा निष्क्रिय है और दिमाग में भर दिया आपने ज्ञान, बच्चे का बहुत महत्वपूर्ण रोल है ज्ञान के सृजन में, यानी नॉलेज के कंस्ट्रक्शन में। फोर्थ ऑप्शन है अ विजिबल बिहेव, लिटिल साइंटिस्ट का है उन्होंने बच्चे को, यानी नन्हा वैज्ञानिक है, एक्टिव रह के, सक्रिय रह के। अपना सिंपल फंडा है पेडागोजी में, 99% क्वेश्चंस ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे कि जहां बच्चा एक्टिव है उसकी तरफ जाइए। अ विजिबल बिहेवियरल चेंज दैट कैन बी मेजर्ड विद रिलायबिलिटी, ऐसा नहीं है बिहेवियरल चेंज नहीं मानेंगे ये बिहेवियरिस्टिक लोग मानते हैं, जो आपके सिलेबस में है भी नहीं, है ना, वो आगे आएगा, सीटेट में नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, समीर एक बच्चा है, समीर पार्टिसिपेट्स ईगरली इन द डांस कॉम्पिटिशन ओनली बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन विनिंग द फर्स्ट प्राइज ऑफ कैश, समीर इज। समीर एक नृत्य प्रतियोगिता में उत्सुकता से केवल इसलिए भाग लेता है क्योंकि वह नकद का पहला पुरस्कार जीतने में रुचि रखता है, कि फर्स्ट आऊंगा तो इतने का प्राइज मिलेगा, इतने पैसे मिलेंगे, इसलिए वो डांस कॉम्पिटिशन में क्यूरियोसिटी से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता है। कौन? समीर। समीर भी डांस कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन कहना चाहता है। ऐसा नहीं है कि हम इसको जेंडर स्टीरियोटाइप कर दें कि सिर्फ यहाँ पे सीमा लिखा होता तभी जो है वो डांस करती। तो समझ पा रहे हो, सीटेट भी ध्यान रखता है भाषा में कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो। हालांकि ये क्वेश्चन आया हुआ नहीं, बट आप देखेंगे ऐसा पेपर उठा करके जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन इसी तरह से बनाए जाते हैं, है ना, कि डाइवर्सिटी का ध्यान रखा जाए, विविधता का ध्यान रखा जाए। ये सीटेट की भाषा में आपको देखने को मिलेगा। तो समीर पार्टिसिपेट कर रहा है ईगरली, क्यों? क्योंकि फर्स्ट प्राइज लाना है। समीर का फर्स्ट प्राइज लाना, रीजन क्या है? बाहर है काम को करने का। जहां रीजन बाहर है काम को करने का, कारण बाहर है, चाहे वो प्राइज हो, चाहे वो ताली बजाएंगे लोग उसके लिए, प्रेज हो, है ना, कुछ भी है जो रीजन बाहर है, वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। या फिर मैं कहूं जिसको हम कहते हैं ओरिएंटेशन में, जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन जिसको हम कहते हैं, ऑप्शन में नहीं है यहाँ, परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन, यानी फर्स्ट आने के लिए परफॉर्म कर रहे हैं भाई साहब। और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है, यहाँ पे एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है समीर। बाह्य अभिप्रेरणा है, क्योंकि रीजन जो है वो रिवॉर्ड है, पैसा है, नाम है, व्हाटएवर, रीजन बाहर है। अगर वो अपनी इच्छा से, क्यूरियोसिटी से, इंटरेस्ट से कर रहे होते इस काम को, यानी उनको मजा आता है, रुचि है, इसलिए कर रहे हैं, जिसका रीजन बाहर ना हो, वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है ना, कि आपको इंटरेस्ट है किसी काम में, एंजॉय करते हैं आप। अभी हम बैडमिंटन खेलने जाएंगे तो क्या उसमें कुछ मिलेगा? नहीं, उल्टा दे करके आएंगे, मतलब चार्जेस। तो क्या है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। ठीक, तो ये हुआ एक्सट्रिंसिक
मोटिवेशन या बच्चा जो है एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड है। मास्टरी ओरिएंटेशन तब होता है जब उसको मास्टर बनना होता, डांस में महारत हासिल करनी होती, जो कि एक अच्छी बात है, पॉजिटिव माना जाएगा। इंट्रिंसिक भी तभी कहलाता जब रीजन अंदर होता बच्चे के। फेलियर अवॉइडिंग तब होता कि उसको फेल होने से बचना है, इसलिए कुछ कर रहा है। तो सिंपल बात है। अब यहाँ पे ना दो टॉपिक को जोड़ दिया गया है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन और ये ओरिएंटेशन वाला टॉपिक। तो मोटिवेशन दो प्रकार की है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल को बेहतर मानेंगे, अगर लॉन्ग रन में आपको बच्चे को मोटिवेटेड रखना है या वो बेहतर करता जाए तो इंटरनल मोटिवेशन बेटर है। अगर एक्सट्रिंसिक सिर्फ पुश करने के लिए बेहतर है कि कोई काम शुरू कराना है, बेटा तुम्हें चॉकलेट देंगे ये काम कर लो, तो एक्सट्रिंसिक है, बहुत ही नैरो सी है, बहुत अच्छी नहीं मानी जाती, बट एक्सटर्नल भी काम कर जाती है एट टाइम्स। तो ये हुई दो प्रकार की अभिप्रेरणा। इंटरनल मोटिवेशन बेस्ट होती है बच्चे के लिए। दूसरा ये ओरिएंटेशन का टॉपिक है, मास्टरी ओरिएंटेशन बेस्ट होता है। यहाँ पे भी हम टिक लगा लेंगे कि बच्चों को मास्टर बनना है, कोई और रीजन नहीं है। मास्टरी ओरिएंटेशन में एक तरह से इंट्रिंसिक मोटिवेशन शामिल है, हम ये कहेंगे। फेलियर अवॉइडिंग है, बस फेल होने से बच जाएं, किसी तरह से 90 नंबर आ जाए पेपर में, तो ये भी एकदम खराब है। और एक होती है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, यानी फर्स्ट आना है, चाहे रट्टे लगा करके आओ, तो वो भी खराब ही मानी जाएगी। ठीक, चलिएगा। ये अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन, ये एग्जांपल मैं आपको बहुत बार देती हूँ। मास्टरी ओरिएंटेशन, क्या नाम था इनका, रेंचो है ना, थ्री इडियट्स में, दिमाग कहाँ है मेरा, थ्री इडियट्स में। तो डिग्री नहीं मिल रही है फिर भी पढ़ रहे हैं क्योंकि मजा आ रहा है पढ़ने में, तो ये मास्टरी ओरिएंटेशन है। राजू रस्तोगी, बस फेल ना हो जाए किसी तरह से इसलिए पढ़ रहे हैं, फेलियर अवॉइडेंस है। और ये जो चतुर्थ है, इनको फर्स्ट आना है कुछ भी करके, रट्टा लगा करके, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन में आएंगे। ठीक, प्रदर्शन उन्मुखीकरण कहते हैं इसको। एक क्वेश्चन और आएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेस द प्रोसेस फॉर सोशलाइजेशन। समाजीकरण की प्रक्रिया के बारे में कौन बताता है, समाजीकरण की प्रक्रिया की विशेषता पहचाननी है आपको। सोशलाइजेशन क्या होता है, प्रोसेस है कि आप समाज में रहना सीखते हैं, है ना, घुलना मिलना सीखते हैं, रहना सीखते हैं, कुल मिलाकर के नियम कायदे कानून सीखते हैं समाज के, यही सामाजिकरण की प्रक्रिया है। तो अगर वो भारत का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे, अगर वो श्रीलंका का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे, अगर वो अमेरिका का समाज है तो एक तरह की चीजें सीखेंगे। फटाफट से बताइएगा फिर हम आगे बढ़ेंगे। ए ऑप्शन, चलिए देखते हैं। इट इज अ लीनियर प्रोसेस। देखिए जहां प्रोसेस लिखा हो और लीनियर भी लिखा हो साथ में, ये दोनों वर्ड एक दूसरे के साथ नहीं जाते, है ना। लीनियर का मतलब होता है सीधी रेखा में, स्ट्रेट लाइन। ना तो डेवलपमेंट लीनियर हो सकता है एक सीधी रेखा में चलने वाला, ना लर्निंग लीनियर हो सकती है, ना सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण लीनियर हो सकता है। कोई भी प्रोसेस लीनियर नहीं हो सकती, इवन मोटिवेशन भी लीनियर नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, ऊपर नीचे तो होती है ना चीजें, तो स्पाइरल तो होगा अगर प्रोसेस है तो आगे पीछे तो जा सकता है, ग्रेजुअल है लर्निंग, ना कि लीनियर है। तो स्ट्रेट लाइन नहीं होता कि एक सीधी रेखा में है सामाजिकरण। हो सकता है आज 2 चीजें सीखी, हो सकता है जीवन के 15 सालों में आपने जितना सीखा हो अगले 2 सालों में आप उससे ज्यादा सीख लें, समाज के नियम कायदे कानून को भी मानते हुए अगर हम देखें तो, ठीक है ना। तो यह एक रैखिक प्रक्रिया है, रेखिक नहीं है भाई ये। इट इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल, अगर प्रोसेस है, कोई भी प्रक्रिया है, प्रक्रिया क्या सतत होती है, प्रोसेस है ना, तो जटिल तो होती है, ठीक बात है। इट टेक्स प्लेस यूनिकली इन डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग संस्कृति में अलग अलग तरीके से होती है, कहीं पे नमस्ते, कहीं पे हेलो, कहीं पे कुछ और, ठीक, बात सही है। इट इज अ मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। बहुआयामी प्रक्रिया है, हाँ, बहुत सारे फैक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं और कई सारे आयाम हैं इसके, है ना। आप घर पे अलग तरीके से रहना सीख रहे हैं, बाहर अलग सीख रहे हैं, सेकेंडरी सोशलाइजेशन है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, आपका मीडिया से लेके और 70 तरह की चीजें, जिन दोस्तों में आप उठ रहे हैं बैठ रहे हैं, 70 चीजें हैं जो सोशलाइजेशन की बेसिकली काफी सारी डायमेंशन है, ये कह सकते हैं हम। तो बी, सी और डी तो हमें सही लग रहा है, ए को हम सही नहीं मानेंगे, तो फर्स्ट ऑप्शन इज दी राइट आंसर ओवर हियर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जीवन में आगे बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है, नहीं तो फिर आपको पता ही है हमारे पास कैसे कैसे कमेंट्स लेके लोग आते हैं कि गर्लफ्रेंड नहीं है, ये है वो है। तो आगे बढ़ जाइए चुपचाप से। देखिए अजर्शन और रीजन। अजर्शन क्या है, स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल एंड स्टे इन स्कूल इफ दे हैव इमोशनल अटैचमेंट टू देयर स्कूल एंड बिलीव दैट दे मैटर। मतलब छात्रों को अच्छी तरह से, बेसिकली इसके ट्रांसलेशन मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है हिंदी की आज, कल बोलूंगी इनको। स्टूडेंट्स आर मोर लाइकली टू डू वेल। बच्चे अच्छा प्रदर्शन करते हैं यदि उन्हें इमोशनल अटैचमेंट होती है स्कूल से, तो कि यार ये हमारा स्कूल है। आज भी अगर जिन लोगों का एक अच्छा कनेक्शन रहा होगा स्कूल को लेकर के, मैं बुलंदशहर जाती हूँ आज भी वो स्कूल देख करके या फोटो रखा हुआ है बराबर में, तो लगता है कि इमोशनल अटैचमेंट है कि ये अपना स्कूल है, एक इमोशनल कनेक्शन है। जबकि बाकी स्कूल में या दिल्ली में आके भी मैं हुई तो वो शायद वो अटैचमेंट नहीं क्रिएट हो पाया, ठीक। तो वो इमोशनल अटैचमेंट की जब हम बात करें तो इमोशनल अटैचमेंट अगर बच्चे का स्कूल से है तो वो बेहतर सीख
पाएगा, क्योंकि उसको लगता है यार ये अपना स्कूल है, ये अपना घर है ना, ये अपने दोस्त हैं, ये अपना अपना करके तो हमने बैंड बजाई हुई है अपनी। ये लोग कूड़ा भी रोड पे फेंक देते हैं क्योंकि उनको लगता है ये तो बाहर किसी और का देश है, किसी और की सड़क है ना, गाड़ी अपनी है तो गाड़ी में मत रखो कूड़ा। ये एक तरह से देखा जाए तो यही चीज है ना, गलत है। तो अगर हम देखें जहां पे हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, अगर उस रोड से भी उतना ही इमोशनल अटैचमेंट हो तो वो काम नहीं करेगा, इंसान घर पे आगे डालेगा डस्टबिन में। ठीक, तो इमोशनल अटैचमेंट यदि है तो इंसान को लगेगा ये चीज मैटर करती है, या आप भी मैटर करते हैं उस स्कूल में, तो बात तो सही है, क्योंकि इमोशंस जो है कॉग्निशन को, लर्निंग को इंपैक्ट करते ही हैं। इसका रीजन क्या है? इमोशंस प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन लर्निंग। बिल्कुल सही बात है, इमोशन और कॉग्निशन जो है वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि आप कैसे सोचते हैं। कॉग्निशन में क्या है, जितने भी काम दिमाग से होते हैं, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, तो आप यदि आप जैसे सोचते हैं वो आपके इमोशंस से प्रभावित होता है। क्या आप किसी चीज के बारे में फील करते हैं उस तरह से फिर आप सोचते हैं उस चीज को लेकर के, तो दोनों इंटर रिलेटेड है। कॉग्निशन एंड इमोशन एक नंबर का टॉपिक है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सिंपल बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए और जवाब दीजिए। आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू, हाँ कॉलेज में भी होता है भाई ये चीज, जहां पे भी इमोशंस जुड़े होंगे वो आपको लगेगा ही वहां पे कि आई थिंक आई मैटर, या फिर वो चीज आपके लिए भी मैटर करेगी जहां पे भी इमोशंस जुड़े हुए होंगे, चाहे वो कॉलेज हो, इंसान हो, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, है ना। देखो एक बार, आफ्टर गेटिंग आउट इन द गेम ड्यू टू द रोप गेटिंग स्टक इन हर लेग while jumping, Aru says that the rope deliberately got her out. At what stage of Jean Piaget's theory of cognitive development do children reason like this? मतलब आरू एक बच्ची है, जब वो रस्सी कूद रही है तो उसको बीच में रस्सी अटक जाती है और वो गिर जाती है। वो रोप जंप की होगी आपने, स्किपिंग, तो वो कहती है कि ये रस्सी ने जानबूझ करके मुझे चोट पहुंचाई है, इसने आउट किया है मुझे। ऐसा खेलते टाइम आपने भी किया होगा कभी ना कभी, जब आप छोटे होते हैं तो बच्चा क्या है, ईगो सेंट्रिक है ना, या एनिमिस्टिक है कुछ हद तक, क्योंकि उसको लगता है रस्सी में भी जान है, वो भी लिविंग थिंग है, जबकि रस्सी तो नॉन लिविंग है, निर्जीव है ना, लेकिन वो निर्जीव को भी सजीव समझ रहा है। तो एक तो ये एनिमिस्टिक बात है, यानी सजीववाद, कि बच्चे को लगता है कि निर्जीव चीज भी सजीव है। ठीक, तो ये क्या हो गया, वो चींटी मर गई वाला एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ। बच्चा गिर जाए तो उसको चींटी मर गई 4 बार जमीन को कह दो कि भाई साहब इसने मेरे बच्चे को मारा, अच्छा मेरे बच्चे को चोट लगा होगी, टेबल को कह दिया, तो वो उसको लगेगा हाँ ठीक है, टेबल को भी चोट पड़ी है, इसको भी डांट पड़ गई है, जैसे मुझे चोट लगी थी, बात बराबर हो गई। जबकि टेबल तो निर्जीव है, अगर नॉर्मल सेंस में देखें, फिलोसॉफिकल सेंस में देखेंगे तो कहानी बदल जाएगी। ठीक, तो ये क्या है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज है, यानी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की। 2 से 7 वर्ष में, स्पेशली 2 से 4 के बीच में बच्चा एनिमिस्टिक है, यानी सजीववाद उसके अंदर है, निर्जीव को सजीव समझता है। SPCF ये पियाजे की 4 स्टेजेस हैं, आपको ये पता ही होना चाहिए। पियाजे को भी जल्दी डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हालांकि पहले बहुत बार कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट इन प्राइमरी क्लासेस इज फैसिलिटेटेड। प्राइमरी क्लासेस में भाषा का विकास कैसे बेहतर होगा? प्राइमरी क्लासेस क्या होती है भाई? कक्षा 1 से 5। उम्र क्या होगी बच्चे की? 6 से 11 साल। ये बेसिक चीजें हैं जिनको ध्यान में रखा कीजिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। प्राइमरी क्लास का बच्चा कितना होगा? 6 से 11 वर्ष के बीच में होगा, है ना। और प्राइमरी क्लासेस क्या है? 1st to 5th। एलिमेंट्री की अगर हम बात करें 6th to 8th, सेकेंडरी 9th 10th, सीनियर सेकेंडरी 11th 12th। ठीक, तो बाकी अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी ये सब चेंज करने के उसमें है, मूड में थोड़ा सा, मतलब पूरा तो नहीं बट थोड़ा परिवर्तन आएगा। प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास की सुविधा प्रदान की जाती है। कैसे बेहतर होगा प्राथमिक कक्षाओं में भाषा विकास? क्योंकि इस टाइम पे लैंग्वेज डेवलपमेंट भी बहुत ही सेंसिटिव पीरियड है, ये भाषा विकास के लिए भी इंपॉर्टेंट है अगर देखा जाए। हालांकि इससे पहले वाला और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट आ जाते हैं वापस। व्हेन टीचर्स इग्नोर एंड डिसमिस द मदर टंग ऑफ द चिल्ड्रन। देखो, बच्चे की अगर मातृभाषा को डिसमिस किया जाएगा, अनदेखा किया जाएगा, उसको डांटा फटकारा जाएगा मातृभाषा के इस्तेमाल पे, तो गड़बड़ हो जाएगी, एकदम खराब तरीका है। फिर आता है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, व्हेन टीचर्स स्ट्रेस अपॉन एंड एनफोर्स द यूज ऑफ फॉर्मल लैंग्वेज। देखिए, औपचारिक भाषा से जरूरी है प्राइमरी क्लासेस में, आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता है, बच्चे की मातृभाषा यानी मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज, जो क्षेत्रीय भाषा है वहां की, जिस जगह वो रहता है, उसका इस्तेमाल करिए, ना कि औपचारिक या स्टैंडर्ड लैंग्वेज का जो स्कूल में चल रही हो, इंग्लिश या जो भी चल रहा हो। फिर आता है थर्ड ऑप्शन, तो ये तो गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन है व्हेन टीचर्स यूज कॉन्क्रीट एग्जांपल्स टू रेफर टू एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स। जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को संदर्भित करने के लिए मूर्त उदाहरणों का प्रयोग करते हैं, यानी PEN पेन होता है, तो वो पेन दिखा रहे हैं फिर लिखवा रहे हैं, तो बच्चा बेहतर तरीके से समझेगा, बात तो सही है। व्हेन टीचर्स यूज
व्हेन टीचर्स बिगिन फ्रॉम साइंस एंड सिंबल्स देन कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स, ये उल्टा है, कॉन्क्रीट से साइन एंड सिंबल्स की तरफ जाना चाहिए। पहले पेन दिखाया जाएगा, ए फॉर एप्पल होता है तो एप्पल पहले से पता होता है बच्चे को, बाद में वो ए सीखता है। ठीक, तो सिंबल्स पे आप पहले कॉन्क्रीट से सिंबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका थर्ड ऑप्शन। यहाँ पे एक थियोरी भी है, आपको याद आ रही हो तो मैं बता देती हूँ, नहीं आ रही हो तब भी, कि ब्रूनर की एक थियोरी है, पेपर में पूछ लेता है 1 नंबर में, बहुत ही छोटी सी थियोरी है, अभी के अभी खत्म हो जाएगी ऑलमोस्ट, है ना। ब्रूनर कह रहे हैं कि, याद आ रहा है किसी को, एनेक्टिव लर्निंग होती है, यानी बच्चा पहले एक्टिविटी करके सीखता है, उसको कॉन्क्रीट चीजें दे दो, है ना, पेन है तो पेन से खेल करके सीखेगा। फिर वो आइकॉनिक लर्निंग होती है, यानी अब वो पिक्चर दिखा दो आप उसको इसकी, तो पेन से भी मतलब पिक्चर से भी सीख लेगा। फिर थर्ड स्टेज है आपकी, जिसको हम सिंबॉलिक स्टेज कहते हैं, अब वो सिंबल्स से भी सीख लेता है, यानी अब आप भाषा के माध्यम से भी सीख लेंगे। आपको हर बार एक किताब में जितने शब्द लिखे हैं उसके लिए आपको वस्तुएं नहीं चाहिए, जो भी लिखा होगा उसी लिखे से, उस सिंबल से आप समझ जाएंगे कि मतलब क्या है। ठीक, तो ये 3 स्टेज है, तीनों एक साथ फिर जीवन पर्यंत चलती हैं, ऐसा नहीं है एनेक्टिव के बाद आइकॉनिक में आ गए फिर सिंबॉलिक में आ गए बाकी खत्म हो गए, नहीं। आज भी आप चीजें कुछ करके सीखते होंगे, कुछ देख करके सीखते होंगे, और सिंबॉलिक तो है ही, अब आप पढ़ के भी सीख पा रहे हैं, भाषा सिंबल्स का ही तो पूरा सिस्टम है ना। तो ये है आपकी 3 स्टेजेस ब्रूनर के हिसाब से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर है 12। क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 12, फटाफट से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैन हेल्प असेस अ स्टूडेंट्स एबिलिटी टू इवेल्युएट इंफॉर्मेशन क्रिटिकली। क्रिटिकल थिंकिंग को 21वीं शताब्दी का कौशल कहा जाता है, 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है। NEP 2020 जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है वो भी इसको शामिल करती है। और क्वेश्चन लेकिन इसमें पहले से आता रहा है कि समालोचनात्मक मूल्यांकन, यानी आलोचनात्मक मूल्यांकन, आलोचनात्मक का मतलब ये नहीं कमी निकालना, बट हर एक पहलू से देख पाना, और कमी है तो वो भी आ जाए बाहर, उसको हम समालोचनात्मक कह रहे हैं। ठीक, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इन्फॉर्मेशन क्रिटिकल, यानी आपको हर एक पहलू से देखना है। तो बताइए, पहला ऑप्शन है क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर एग्जांपल दैट वैलिडेट द टेक्स्ट, यानी आपसे पूछा कि अच्छा कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, कि नाउन पढ़ाया मान लीजिए आपको, या नाउन पे चैप्टर है, नाउन का उदाहरण दे दिया यानी संज्ञा का, तो इसमें आपका एप्लीकेशन है एक तरह से कि आपने जो सीखा उस पर उदाहरण दे दिया, कुछ क्रिटिकली नहीं सोच लिया आपने, हर एक पहलू नहीं सोच लिया, उसका नेगेटिव पॉजिटिव सब नहीं देख लिया, चिंतन मनन इतना नहीं किया। तो ये है आपका बेसिक एप्लीकेशन है ये, तो कि आपने जो पढ़ा उसका एग्जाम्पल दे दिया। सेकेंड ऑप्शन है क्वेश्चन दैट आस्क फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल ओपिनियन, यानी ऐसे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। राय में थोड़े आंसू आते हैं व्यक्ति के, क्योंकि जस्ट जो आपने देख लिया सुन लिया उसको एज इट इज कोट करने से मुश्किल है कि अपनी एक राय बना पाना, सही तरीके से बना पाना, वो भी हर एक पहलू को देखते हुए। तो प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछता है उसमें बच्चे को सोचना पड़ेगा, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिफ्लेक्ट करेगा, डिसीजन मेकिंग करेगा, हर एक पहलू देखेगा, तब जाके एक राय पे पहुंचेगा। क्वेश्चंस दैट आस्क फॉर अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ अ टर्म, सिंपल डेफिनेशन में तो फिर रिकॉल वैल्यू है, मतलब याद करने वाली बात है, यहाँ पे तो मेमोरी लग रही है उसकी, ना कि कोई बहुत ज्यादा क्रिटिकल एनालिसिस नहीं लग रहा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन दैट आस्क द समरी ऑफ अ टेक्स्ट, तो समरी में भी क्रिटिकल एनालिसिस नहीं होता। समरी में मूवी देख के आए आप, 2 घंटे की मूवी 20 मिनट में बता दी किसी को, इसमें क्या क्रिटिकल एनालिसिस है, क्या दिमाग पे जोर पड़ा, बस कम शब्दों में बता दिया आपने, समझ पा रहे हो। तो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। पेपर लेंथी होता जा रहा है, उसी तरह से क्वेश्चंस भी आपको दिए जा रहे हैं। Which of the following aptly defines the relationship between cognition and emotion? 1 नंबर का टॉपिक है, अभी बताया भी था थोड़ी देर पहले, यानी संज्ञान और संवेग के बीच, या आम शब्दों में कहें तो भावना के बीच क्या संबंध है, ये पूछा है आपसे। चल तो रही है क्लास करियर लैब पे, क्यों दुखी हो रहते हो, अभी भी शाम को क्लास हुई है। सात बजे वाली नहीं हुई है बस आज, प्रीवियस ईयर यही होते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एप्टली डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉग्निशन एंड इमोशन, यानी दिमाग और दिल की बात हो रही है। कॉग्निशन मतलब जो भी काम दिमाग से हो रहे हैं, जितने भी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, जो भी आप दिमाग से कर रहे हैं, और इमोशंस जो आप फील करते हैं, दोनों जुड़े हुए हैं, सिंपल बात है, दोनों एक दूसरे को इम्पैक्ट करेंगे। तो अभी हमने वो स्कूल वाला क्वेश्चन किया था ना, कि स्कूल में यदि बच्चों को लग रहा है ये मेरा स्कूल है, तो वो बेहतर सीख पाता है। क्यों? क्योंकि अब उसके इमोशंस रिलेटेड इन्वॉल्व हो गए, और इमोशंस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। हम बंडल ऑफ इमोशंस हैं एक तरह से देखा जाए तो ह्यूमंस, हमारे जो इमोशंस हैं वो हमारे जीवन को रंग भर देते हैं, नहीं तो हम हो जाएंगे रोबोट्स। ठीक, तो इमोशंस हो गए इंपॉर्टेंट सीखने में भी,
दिमाग के रोल में भी। तो कॉग्निशन इन्फ्लुएंसेस इमोशंस बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं इन्फ्लुएंस करते, भाई इमोशंस भी करते हैं कॉग्निशन को, यानी दिमाग को, दिल और दिल दिमाग दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस, जैसा आप फील कर रहे हैं वैसा आप सोचते हैं, है ना, और जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कहीं ना कहीं आप फील भी कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इमोशंस इन्फ्लुएंस कॉग्निशन बट द रिवर्स इज नॉट ट्रू, यानी जो इमोशंस हैं वो कॉग्निशन को तो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट इसका उल्टा ट्रू नहीं है, मतलब कॉग्निशन नहीं करता इमोशन को, तो ये गलत है, दोनों एक दूसरे को करेंगे, इंटरट्वाइंड है। कॉग्निशन एंड इमोशन आर बोथ इंडिपेंडेंट सिस्टम्स, यानी संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संवेग, संज्ञान और संवेग दोनों स्वतंत्र प्रणालियां हैं, यानी कॉग्निशन एंड इमोशंस जो है वो दोनों इंडिपेंडेंट हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है भाई, इंटरडिपेंडेंट हैं या इंटरट्वाइंड हैं, इंटर रिलेटेड हैं। इसके कई सारे शब्द हैं, मैं आपको लिख देती हूँ। इंटरडिपेंडेंट है, इमोशन एंड कॉग्निशन आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। भावना और अनुभूति कहना इसको गलत होगा, भावना या संवेग और संज्ञान एक दूसरे को पे अन्योन्याश्रित हैं, यानी एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। कॉग्निशन इमोशन को और इमोशन कॉग्निशन को, यानी आपका अगर दिमाग ठीक चल रहा है तो आप महसूस भी ठीक करते हैं, या जिस दिन आप अच्छा महसूस कर रहे होते हैं उस दिन दिमाग भी ठीक चलता है, ये कह सकते हैं। तो कॉग्निशन इमोशंस को और इमोशंस कॉग्निशन को प्रभावित करते हैं, आसान भाषा में इसको समझा जा सकता है। ठीक, अब इसके कई सारे शब्द हैं जो पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं एक एक करके। संज्ञान, संवेग, ठीक, इंटर रिलेटेड हैं, ये तो आसान शब्द है, अंतः संबंधित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, अंतः संबंधित हैं, ठीक है बात। एक है बाय डायरेक्शनल है, यानी दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, दोनों, बाय का मतलब है दोनों तरफ से, तो बाय डायरेक्शनल है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इंटर रिलेटेड, इंटरडिपेंडेंट हो ही गया है आपका, जब तक इंटर रिलेटेड है, ठीक, को डिपेंडेंट है, जो भी आप कहना चाहें। यहां पे अगर हम देखें, एक चीज का ध्यान रखना है, कॉग्निशन एंड इमोशन इंडिपेंडेंट सिर्फ एक केस में होते हैं, जब एक व्यक्ति का नाम लिखा हो। ज़ेजोंग करके एक व्यक्ति हैं, 2018 में क्वेश्चन आया था, जिन्होंने कहा है कि कॉग्निशन और इमोशन स्वतंत्र हैं, एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं उस सेंस में। तो वो ज़ेजोंग नहीं लिखा है जब तक ये इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, बाय डायरेक्शनल है, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, कॉग्निशन इमोशन को, इमोशन कॉग्निशन को। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफ से प्रभावित होगा, कि दिमाग तो करेगा इमोशंस को बट इमोशंस नहीं कर रहे, दोनों एक दूसरे को करते हैं प्रभावित, ठीक। चलिएगा, खैर द्विदिशीय हैं अगर मैं कहूं हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्या कहता है भाई क्वेश्चन नंबर 14, आस्किंग क्रिटिकल क्वेश्चंस such as how much and in what way are various genders represented in textbooks and media would be encouraged, यानी पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न लिंगों का कितना और किस तरह से प्रतिनिधित्व किया जाता है जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने को प्रोत्साहित किया जाएगा। बताइए, फटाफट से बताइए। यानी टेक्स्ट बुक में जेंडर रिप्रेजेंटेशन कैसा है मीडिया का, या फिर मीडिया में अलग अलग मेल और फीमेल इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। क्या सिर्फ घरेलू काम वाले एड में, मीडिया में अगर आप देख रहे हैं जो एडवर्टीजमेंट है उसमें फीमेल्स को दिखा रहे हैं और एडवेंचरस काम में मेल्स को दिखा रहे हैं, यानी बायसनेस है कहीं ना कहीं। इन सब पे चर्चा करने के लिए अगर इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चंस पूछे जाएं तो इससे क्या होगा, ये पूछा है। रीइंफोर्स करेगा जेंडर आइडेंटिटी को, क्वेश्चनिंग होगी जेंडर स्टीरियोटाइप्स की, या डिस्करेज करेंगे आप जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी को, या स्ट्रेंथन करेंगे कॉन्स्टेंटली। बताइए, स्ट्रेंथनिंग जेंडर कॉन्स्टेंसी होना चाहिए। ये कॉन्स्टेंसी होता है बेसिकली, बच्चों को पता लग गया, जैसे वो कपड़े बदल सकता है वैसे वो अपना जेंडर नहीं बदल सकता, वो कांस्टेंट है, ठीक। वो उसके बारे में फील कैसा करता है, वो मेल या फीमेल फील कर सकता है लेकिन वो बायोलॉजिकली चेंज नहीं करेगा, तो वो जेंडर कॉन्स्टेंसी है। जब ये भावना आने लग जाए, लिंग को मजबूत बना करना, ये तो यहाँ पे जो है आपकी डेफिनेशन की प्रॉब्लम है ना, ठीक। चलिए, तो इससे क्या होगा, क्वेश्चनिंग जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जब आप ये देखेंगे कि किताबों में या फिर मीडिया में जो लैंगिक भूमिकाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व कैसे किया जा रहा है ना, किसी एक जेंडर को तो हम ज्यादा स्ट्रांग रोल में नहीं दिखा रहे हैं, दूसरे को कमजोर दिखा रहे हैं, ये सब तो नहीं हो रहा है। जब इस तरह के क्रिटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो स्टीरियोटाइप अपने आप कम हो जाएंगे। स्टीरियोटाइप्स क्या है कि लड़कियां कमजोर हैं, लड़के जो हैं स्ट्रांग हैं, और क्या हो सकता है, स्टीरियोटाइप एक और हो सकता है, मतलब ऐसे होने को तो सैकड़ों हो सकते हैं, कि
लड़कियां मैथ्स में कमजोर हैं, लड़के मैथ्स में बेहतर होंगे एंड ऑल 70 बातें हैं, ये आपको पता ही है। जेंडर का पूरा एक टॉपिक है, जेंडर पर अलग से एक दिन क्वेश्चन कर भी लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कहता क्या है। असर्शन और रीजन। असर्शन है इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम अडेप्टेशंस शुड बी मेड इन लर्निंग गोल्स, पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज एज वेल एज असेसमेंट। यानी एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ मूल्यांकन में भी अनुकूलन किया जाना चाहिए। मतलब पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज चेंज करो, लर्निंग के गोल्स भी चेंज होने चाहिए समय समय पे। इंक्लूसिव क्लासरूम में हर तरह का बच्चा है, एक गिफ्टेड बच्चा भी है जो इंटेलेक्चुअली बेहतर करता है ना, कोई टैलेंटेड बच्चा भी है, वो बच्चा भी है जिसको सीखने में समस्या होती है। तो ये बात तो सही है, हर तरह के बच्चों को आपको इंक्लूड करना है। इंक्लूसिव तभी कह रहे हैं हम, समावेश करना है हर बच्चे का, तभी वो समावेशन है। ठीक, रीजन क्या है इसका? द फिलॉसफी ऑफ इंक्लूसिविटी एडवोकेट्स एलिमिनेशन ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंसेस थ्रू पेडागोजिकल अप्रोचेस एंड असेसमेंट। यानी समावेशी शिक्षा का जो दर्शन है वो शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को खत्म करने की वकालत करता है। यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को खत्म कर दो आप, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के होते हुए इंक्लूड करना है हर एक बच्चे को, विभिन्नताओं को इंक्लूड करना है, विभिन्नताओं को खत्म नहीं करना है, नहीं तो सब रोबोट्स बन जाएंगे फिर, है ना। तो विभिन्नताएं रखनी है, बट विभिन्नताओं के बावजूद बच्चे सीख सकते हैं, ये बात मानती है इंक्लूसिव एजुकेशन। एजुकेशन फॉर ऑल, सभी के लिए शिक्षा। तो ए इज ट्रू बट आर इज नॉट ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सिंपल। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 16। फटाफट से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 और फिर समझेंगे चीजों को। क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ो और जवाब दो। आसान सा सवाल है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज इसेंशियल इन मीनिंग मेकिंग ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम एनवायरमेंट एंड स्टोर इट इन फर्दर मेमोरी। यानी बेसिकली आप अर्थ निर्माण, कौन सी प्रक्रिया है जो पर्यावरण से प्राप्त जानकारी के अर्थ निर्माण में आवश्यक है और इसे स्मृति में आगे संग्रहित करने में भी मदद करती है। यानी आपने एनवायरमेंट में कुछ देखा, अब आप उसका अर्थ निर्माण करेंगे, अच्छा इसका मतलब ये होता है, फिर उसको दिमाग में रख भी पाएंगे। इसमें, इस प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, कौन सा एक पार्ट है? भूल जाना, तो भूल जाएंगे तो कहां से दिमाग में स्टोर कर पाएंगे? स्टोर तभी कर पाओगे जब दिमाग में रहे कोई चीज। रिट्रीवल तब होगा जब पहले दिमाग में टिके तो सही। पुनर्प्राप्ति तभी तो कहोगे अच्छा उसका नंबर बताना, तो नंबर दिमाग में धारण किया होगा, दिमाग में ऐड किया होगा, तब तो जाकर के बात बनेगी। रिट्रीव करने के लिए भी तो सेव चाहिए डेटा। अटेंशन, ध्यान अगर आपका गया है किसी चीज पे तभी वो स्टोर हो पाएगी, बिना ध्यान दिए स्टोर नहीं हो पाएगी। अटेंशन तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ध्यान चाहिए। सिंपल। शयन नहीं, डिके अगर खत्म हो गया मेमोरी से तो फिर कहां से याद रहेगा, कहां से अर्थ निर्माण होगा? तो समझ में तभी आएगा ना जब अटेंशन होगी, तो अटेंशन होगी, समझ में आ जाएगा तो दिमाग में भी रख पाओगे। तो वही बात थी कि अटेंशन इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर के हम स्टोर कर पाएंगे मेमोरी में और समझ पाएंगे उस चीज को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। टीचर नोटिसेस दैट वन ऑफ हर स्टूडेंट्स इज हाईली डिस्ट्रैक्टेबल एंड हैज ट्रबल पेइंग अटेंशन ड्यूरिंग क्लास। Which of the following strategies would be an effective strategy in helping the student stay focused? यानी कि अगर हम बात करें, यहाँ पे बात हो रही है कि एक बच्चा है क्लास में जो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है, जैसा कि आजकल हम सभी हो रहे हैं, है ना। हमारा अटेंशन स्पैन कम हुआ है सभी का। तो अगर हम देखें तो एक बच्चा है जो बहुत डिस्ट्रैक्ट होता है और उसको अटेंशन देने में क्लास में दिक्कत होती है, अटेंटिव नहीं हो पाता है। हो सकता है एडीएचडी का साइन है, जरूरी नहीं एडीएचडी हो, है ना। तो एडीएचडी का साइन है एक तरह से कि अटेंशन में कमी है। एडीएचडी बोले तो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो बच्चे को जिसको भी एडीएचडी अटेंशन की कमी हो रही होती है, तो हम काम को 5 में डिवाइड कर देते हैं, यानी 30 मिनट का टास्क एक साथ नहीं देंगे, 5-5 मिनट के 6 टास्क दे देंगे, तो वो 5 मिनट तक तो एटलीस्ट अटेंशन लगा के बैठ पाएगा, जैसे आप रील में समय लगाते हैं। गिविंग अ टाइमर टू स्टूडेंट फॉर सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। तो आप कहेंगे नहीं भाई इतनी देर तक नहीं उठने वाला हूं मैं, यानी कि इतनी देर तो टिका जाएगा। तो पार्ट्स में तोड़ दिया बेसिकली आपने, किया कुछ नहीं, बात यही है, मतलब किया ऑफ कोर्स बट आसान काम है। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क। बच्चों को मैनेज करना आसान काम नहीं है एडीएचडी वाले, बट मैनेज तो करना ही है ना आपको एज अ टीचर। गिविंग द स्टूडेंट रिपीटेड टास्क टू डू ड्यूरिंग क्लास। नहीं, ऐसा नहीं बार बार सेम टास्क करने को दे दो, है ना। स्ट्रिक्टली बोल दो कि शोर नहीं करना, अटेंशन स्पैन बढ़ा लो, तो स्ट्रिक्टली बोलने से कुछ होता तो बस फिर तो क्या ही दिक्कत थी। कॉलिंग द पेरेंट्स एंड टेकिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनरी एक्शन। अब बच्चों को समस्या है इसके लिए पेरेंट्स को बुला के क्या हो जाएगा भाई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18, समझते हैं। अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की, What is the role of the teacher in facilitating cognitive development? वाइगॉत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाने में शिक्षक का क्या योगदान है, यानी दिमाग के विकास की बात हो रही है। वाइगॉत्स्की और पियाजे दोनों ही संज्ञानात्मक विकास की बात करते हैं, कॉग्निटिव
डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमारी समझ, कॉग्निटिव बोले तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी आप इसको कह सकते हो, एक तरह से मेंटल डेवलपमेंट भी कह सकते हो कि दिमाग का विकास। तो बच्चे के संज्ञान या समझ का विकास मैं कहूँ, जिसमें सबको जितनी भी मेंटल स्किल्स है, मानसिक क्षमताएं, सोचना, समझना, सीखना, जानना, ये सब आ जाएंगी। तो व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर इन फैसिलिटेटिंग इट? टीचर का क्या काम है? पहला ऑप्शन है टू अलाउ द स्टूडेंट्स टू लर्न कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली, छात्र को पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से सीखने की अनुमति देना, यानी बच्चों को इंडिपेंडेंटली सीखने दें। चलो ठीक है। टू गिव ओनली दोज टास्क टू स्टूडेंट्स which can be currently done independently, खुद से हो सकें जो। क्यों भाई, जहां हेल्प की जरूरत होगी वहां भी तो वो वाले टास्क भी तो देने हैं, तो ये तो गलत हो गया। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन नॉलेज टू अदर्स, मतलब आप इंफॉर्मेशन में एड ऑन कर लेंगे, इजाफा कर देंगे, तो इन्फॉर्मेशन देना टीचर का काम नहीं है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्न, मतलब सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना टीचर का काम नहीं है। टू गाइड एंड सपोर्ट द स्टूडेंट्स लर्निंग थ्रू स्कैफोल्डिंग, ये बात यहाँ पे सही है। वाइगॉत्स्की की बात हो रही है और किसी की सहायता की, समाज की, ग्रुप में सीखने की बात ना है, ऐसा कैसे संभव है? वाइगॉत्स्की की थियरी का ही नाम है सोशियो कल्चरल अप्रोच, समाज और संस्कृति को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्रुप में सीखने की बात करेंगे। तो स्कैफोल्डिंग है टेम्परेरी हेल्प, जहां दिक्कत आए वहां टीचर हेल्प करे, बच्चे की हिंट दे करके, हाफ प्रॉब्लम सॉल्व करके, किसी स्टेप पे बच्चा अटक रहा हो तो वहां वो स्टेप सॉल्व करके, ये वाइगॉत्स्की की बात है। सिर्फ इंडिपेंडेंटली तो वाइगॉत्स्की तो कहेंगे जो आपसे ज्यादा जानता है उससे सीख लो भाई, है ना। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जाम्पलीफाई इंक्लूसिव क्लासरूम्स, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्शन है जो एग्जाम्पल नहीं है इंक्लूसिव क्लासरूम का? इंक्लूसिव क्लासरूम बोले तो समावेशी शिक्षा, यानी सभी के लिए शिक्षा, जहां हर तरह का बच्चा बावजूद विभिन्नताओं के, यानी डाइवर्सिटी के, सीख पाए। एजुकेशन फॉर ऑल, एक बच्चा है जो धीमे सीखता है, एक बच्चा है जो बहुत जल्दी सीख जाता है, हर तरह का बच्चा बेसिकली सीख पाए। इंक्लूसिव एजुकेशन में स्पेशल बच्चा हो, चाहे कोई डिसेबिलिटी हो उसको, चाहे ना हो, हर एक बच्चा सीख पाए। अब फटाफट से देखिएगा। तो ऑफरिंग डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, यानी विभेदी निर्देशन दे दो। फॉलोइंग रीजनेबल एकोमोडेशन, आज तो मुझे लग रहा है ट्रांसलेशन की बैंड बजी और मैं ये ठीक से चेक नहीं कर पाई हूँ आज। हिंदी ट्रांसलेशन बहुत ही गड़बड़ है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैं हिंदी में समझा रही हूँ, है ना। तो उचित समायोजन कहेंगे इसको, उचित समायोजन का, ये गूगल ट्रांसलेशन मार दिया है हमारे टाइपिस्ट जी ने। देखिएगा, समायोजन का पालन करना, यानी आप बच्चे को एकोमोडेट कर रहे हो, इंक्लूड कर रहे हो अगर मैं कहूँ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, हाँ सही है, नीड के हिसाब से आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हो, पॉजिटिव बात है, हमें नेगेटिव चाहिए। रीजनेबली एकोमोडेट कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है ना। इनकॉर्पोरेशन ऑफ डाइवर्स पर्सपेक्टिव, डिफरेंट बच्चों को, विविधताओं वाले बच्चों को इंक्लूड कर रहे हो, सही है। फिर तो फोर्थ ऑप्शन ही बचता है, एनकरेजिंग कॉम्पिटिटिव ईथॉस, यानी प्रतिस्पर्धा को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं, गला काट प्रतिस्पर्धा, है ना, जिसको हम कहेंगे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, नहीं मुझे इससे आगे निकलना है, ये करना है, तो बच्चा अपनी क्षमताएं तो कभी पहचान ही नहीं पाएगा, है ना। हर एक बच्चा यूनिक है ये तो समझ ही नहीं पाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। यही गलत था और यही सही हो गया, सिंपल है क्योंकि गलत ही पूछा था। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा भाई, आज थोड़ा सा जो है एनर्जी डाउन है, आज थोड़ी एनर्जी डाउन के साथ ही पढ़ के काम चला रहे हैं। ट्रांसलेशन की वजह से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, नहीं ये कल से मैं इस पे स्पेशली अलग से अटेंशन दे करके इसको ठीक कराऊंगी, डोंट वरी। देखना एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। कह रहे मैम आपकी स्पीड 1x की है, ये आज ही है, नहीं तो 2x पे चलती है, स्पीड तो कम करनी पड़ती है। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 1x पे भी सीख लो यार, क्या दिक्कत है। एन एलिमेंट्री स्कूल टीचर कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस स्टूडेंट्स डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक सेल्फ कॉन्सेप्ट, यानी शैक्षणिक आत्म अवधारणा कि वो पढ़ने में कैसा है या कैसे सीख रहा है, इसका कॉन्सेप्ट स्कूल टीचर कैसे बेहतर कर सकता है बच्चे के खुद के बारे में विचार को, खुद की क्षमताओं को लेकर के जो विचार हैं उसके। रिवॉर्डिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, यानी छात्रों में स्वायत्ता और पहल को पुरस्कृत करना, कि एक बच्चा है जो इनिशिएट करना चाहता है कि नहीं मैं कोई भी एक्टिविटी है उसमें वो आगे बढ़ करके बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना चाहता है। ऑटोनॉमी यानी स्वतंत्रता, बच्चा हो सकता है किसी का इंटरेस्ट डांस में हो, किसी और का किसी और चीज में हो, तो आप वो फ्रीडम भी दे रहे हैं उनको, ठीक तो है बात, पॉजिटिव है। फिर भी बाकी ऑप्शन तो हमें पढ़ने पड़ेंगे, क्या पता इससे बेहतर ऑप्शन हो। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्पेशल स्टूडेंट्स, ऐसा नहीं है कि अगर स्पेशल बच्चा है, कोई डिसेबिलिटी है, तो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखेंगे। हर एक बच्चे की कुछ ना कुछ क्षमता बेहतर होती है जिसमें वो बेहतर कर पाएगा। कीपिंग वेरी लो एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, ये और खराब है, क्योंकि टीचर की एक्सपेक्टेशंस बच्चे को प्रभावित करती हैं। अगर एज अ टीचर आप एक्सपेक्ट ही नहीं करते कि बच्चा अच्छा करेगा तो वो करेगा ही नहीं, है ना।
पनिशिंग ऑटोनॉमी एंड इनिशिएटिव इन स्टूडेंट्स, यानी खुद से स्वतंत्रता को पनिश करो, नहीं भाई, बच्चों को आपको ऑटोनॉमी उसमें विकसित करनी है। तो जो बच्चा इनिशिएटिव लेता है यानी खुद से कोई एक्टिविटी करने की बात वो करता है यदि, और ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता, उसको थोड़ी फ्रीडम देनी है, वो बेहतर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। 21वां सवाल आपसे कुछ तो कह रहा है, इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट इज, यानी कैसा होगा आकलन एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जहां बच्चा सेंटर में है यानी केंद्र में है, अगर मैं कहूँ, है ना, बच्चे की नीड, उसका इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड, बच्चे को ध्यान, उसकी एज, इन सबको ध्यान में रख करके आकलन होना चाहिए। यानी जॉन डुई भी कह रहे हैं लर्निंग बाय डूइंग होनी चाहिए, एजुकेशन फॉर लाइफ इटसेल्फ, अगर प्रोग्रेसिव एजुकेशन की माने तो जीवन से जोड़ना है आपको यहाँ पे कुल मिला के। तो आकलन कैसा होगा, ऐसा ही होगा जहां बच्चा एक्टिवली आप उसका आकलन कर पाए। सबमिटिव नहीं, जजमेंटल हो जाएगा ये तो, है ना, कि इतने % आए। नॉर्मेटिव भी एक मानदंड के अगेंस्ट आपने कर लिया। ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ जिसको हम कहेंगे, है ना, जैसे ये क्वेश्चन है आपका तो ऐसा कर ले, नहीं, हमको चाहिए गतिशील हो आकलन, यानी डायनामिक हो, जहां पे मल्टीपल तरीके से आप बच्चे का आकलन कर रहे हो, क्योंकि हर एक बच्चा अलग अलग क्षमता रखता होगा, तो बच्चे की क्षमताओं के अनुसार या बच्चों की क्षमताओं के अनुसार आप आकलन भी करें, मल्टीपल वेज अपनाएं, करिकुलर प्लस को करिकुलर सभी पक्षों में उसको जांचें। क्वेश्चन नंबर 360 डिग्री आकलन जिसको हम कह रहे हैं वो डायनेमिक ही तो है ना, टीचर भी बच्चे का असेसमेंट करे, बच्चा खुद का असेसमेंट करे, सेल्फ असेसमेंट, और पीयर्स उसके साथी समूह भी उसका असेसमेंट करे, है ना। तो 360 डिग्री असेसमेंट जिसकी बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कर रही है वो डायनेमिक असेसमेंट ही तो है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को दूर नहीं करना है, खतरनाक ट्रांसलेशन है, आज तो आंसू ही आ गए मेरे। शिक्षार्थी के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं को एड्रेस करना है, यानी कहेंगे कि क्या कहेंगे इसको हिंदी में, कहेंगे कुछ तो, एड्रेस, संबोधित तो खैर गलत शब्द हो जाएगा, बट हाँ कह सकते हो कुछ हद तक कि इन ऑर्डर टू एड्रेस द इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स अ टीचर शुड, मतलब केटर करना है एक तरह से। बताओ, तो कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ, आ नहीं रहा एग्जैक्ट वर्ड, कंसिडर डिफरेंसेस एज ऑब्वियस फीचर ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, यानी मतभेदों को एक ऑब्वियस फीचर मान के चलें कि हाँ ये ऑब्वियस है, होगा ही, लोग हैं तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, विविधता होगी ही, विविधता को नॉर्मल माने, बिल्कुल सही है। इंप्लीमेंट अ रिजिड एंड यूनिफॉर्म करिकुलम, दोनों ही गलत तरीके हैं, फ्लेक्सिबल होना चाहिए करिकुलम को, और यूनिफॉर्म नहीं, मल्टीपल तरीके होने चाहिए, यूनिफॉर्म तो सेम हो जाएगा। एक्नॉलेज डिफरेंसेस एंड एबनॉर्मल एंड काइंड ऑफ डेफिसिट, के मतलब लोगों में तो कमियां होती हैं, डेफिसिट के रूप में नहीं देखना है उनको। बी इंडिफरेंट टुवर्ड्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, के प्रति आप पत्थर बन जाइए कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता, आप एक रोबोट बन जाइए, नहीं। तो ये जो विभिन्नताएं हैं उनको मानव विविधता की एक विशेषता मानना है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस अच्छी बात है, रंग भरेंगे नहीं तो सब एक जैसे हो जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर, और हर एक बच्चा यूनिक है, वो अपने डिफरेंसेस के साथ अपनी यूनिकनेस भी लाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, ठीक है, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ मास्टरी गोल ओरिएंटेशन। अभी हमने बात की थी 3 प्रकार के गोल की, देखते हैं मास्टरी गोल ओरिएंटेशन कहाँ पे है। फोकस ऑन अचीविंग अ हाई ग्रेड, देखो हाई ग्रेड जो है अगर आप नंबर के लिए पढ़ रहे हैं तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है, वो चतुर वाला एग्जांपल याद कीजिए, 3 इडियट्स का अभी दिखाया भी था आपको, तो ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन हो जाएगा। फोकस प्रदर्शन उन्मुखीकरण कहते हैं हिंदी में। फोकस ऑन एडवोकेटिंग फेलियर एंड पनिशमेंट फॉर फियर ऑफ ह्यूमिलिएशन, यानी बच्चे को डांट पड़ेगी, बेइज्जती होगी, इस चीज पे फोकस करना, तो ये मास्टरी गोल तो नहीं है, ये तो फेलियर अवॉइडेंस हो गया कि वो फेलियर से बच जाए इसलिए काम करे। फोकस ऑन अचीविंग अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कंपीटिंग विद अदर्स, अगेन ये परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन है। फोकस ऑन इंप्रूविंग वंस स्किल्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टास्क, एक टास्क की और जो भी कौशल है उसका बच्चे का, मान लीजिए वो स्विमिंग सीख रहा है, कुछ और में अच्छा है तो उसको बेहतर किया जाए, उसको इंप्रूव करने पे फोकस है, ये मास्टरी है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप बेहतर कर पाए, मास्टर बन पाए, ठीक। तो यही सही है, बाकी सब जो है यहाँ नेगेटिव ही है, या मैं कहूँ बाकी ऑप्शंस हैं, ठीक। ये हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 24, ये कहता है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स, इसी तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे द एबिलिटी टू यूज सिंबल्स फॉर सिंबल्स सच एज लेटिंग द लेटर एक्स स्टैंड फॉर एन अननोन न्यूमरल एंड develops during dash and enables the children to learn dash, एग्जैक्ट सेम ही आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है कि जब आप सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज करना सीख जाते हैं तो पियाजे की किस स्टेज में ये आता है। देखिएगा, सिंबल्स को सिंबल्स की जगह पे यूज करना, सिंबॉलिक थॉट तो आ गया था पियाजे के प्री ऑपरेशनल स्टेज में ही, 2 से 7 वर्ष में ही, लेकिन सिंबल्स का मतलब क्या है कि अब वो
ए फॉर एप्पल लिखना सीख लिया, भाषा का इस्तेमाल कर लिया, मतलब सिंबल्स के माध्यम से सीख लेता है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज में आ जाती है, सिंबॉलिक थॉट जिसको हम कहते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 से 7 वर्ष। लेकिन जब क्वेश्चन आ जाए कि यूजिंग सिंबल्स फॉर द इन प्लेस ऑफ सिंबल्स, यूजिंग सिंबल्स फॉर सिंबल्स, तो एक फॉर सिंबल्स कोई एक वैल्यू होगी जिसको x मान लिया, इसका मतलब किसी सिंबल की जगह पे सिंबल को माना है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हाइपोथेसिस लगेगी, यहाँ पे परिकल्पना लगेगी, तो ये फॉर्मल ऑपरेशनल लास्ट स्टेज में आ जाएगा। फॉर्मल ऑपरेशनल कहाँ है, यहाँ है ऑप्शन में, ठीक। और एंड डेवलप्स ड्यूरिंग डैश एंड एनेबल्स द चिल्ड्रन टू लर्न व्हाट, अलजेब्रा एंड कैलकुलस, यस। कंजर्वेशन सीरिएशन पहले ही आ जाता है बच्चे में, इस स्टेज से पहले ही, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल में ही, मूर्त संक्रियात्मक में ही आ जाता है वो तो, 7 से 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा और फटाफट से जवाब दीजिएगा। वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज, वर्क इन प्रोग्रेस पोर्टफोलियोज यानी इंप्रूवमेंट हो रही है अभी, एक पोर्टफोलियो एक फाइल बनी है। आर इफेक्टिव टूल फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, रचनात्मक आकलन के लिए एक अच्छा तरीका है, यानी बच्चे के बारे में फीडबैक का पता लगेगा। रचनात्मक आकलन में यही होता है, हम इंप्रूव करा सकते हैं, बेहतर हो सकता है, ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो सकता है। तो दे इन्वॉल्व स्टूडेंट इन द प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, आकलन की प्रक्रिया में बच्चे को इंक्लूड किया जाता है। बात तो सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रू है। बी है दे ऑफर इनसाइट्स अबव द प्रोग्रेस फॉर इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, यानी इनसाइट्स मिलते हैं यहाँ पे, हाँ इनसाइट्स मिलेगी भाई, सूझ मिलेगी, पता लगेगा कहाँ पे वो बेहतर कर सकता है, कहाँ पे नहीं, हिंट मिलेगा बेसिकली। दे फोकस मेनली इन द प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, यानी जो फाइनल प्रोडक्ट है कितने नंबर आए इस पे फोकस करेगा। प्रोग्रेस पोर्टफोलियो नंबर पे फोकस नहीं करेगा, ये समेटिव इवैल्यूएशन है, सॉरी फॉर्मेटिव है, समेटिव करता है प्रोडक्ट पे तो कि इतने परसेंट आए एंड ऑल, तो ये तो नहीं ही चलेगा। दे ऑफर डेंग्यू एविडेंस ऑफ स्टूडेंट लर्निंग, ये तो एकदम डेंजर होना चाहिए, ये खतरनाक है ना। वे छात्रों के सीखने के खतरनाक सबूत पेश करते हैं, ये लिख सकते हो आसान भाषा में। आज के ट्रांसलेशन के लिए माफी, है ना। देखना एक बार, ए बी और डी ही, डी भी गलत है, ऐसा कोई खतरनाक सबूत नहीं है, ए और बी ही सही है, कहीं दिया हुआ है ऑप्शन में ये रहा, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, है ना। चलिएगा खैर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू एनालाइज इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन को आप विश्लेषित करके देख पाए, टुकड़ों में तोड़ करके देख पाए, एनालाइज कर पाए। पहला ऑप्शन जिसमें बच्चे को सोचना पड़े अलग अलग दिशाओं में, वो हो जाएगा एनालिसिस वाला क्वेश्चन। हाउ डज द ऑथर यूज सिंबॉलिज्म इन टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हु इज द प्रोटैगनिस्ट, जहां सोचना पड़े, व्हाट इज द प्लॉट ऑफ द नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड, व्हाट इज द थीम ऑफ द नॉवल। अब ये व्हाट में तो वन वर्ड आंसर आ जाएगा ना, हु इज में भी वन वर्ड आंसर है, तो हाउ ही जो है आपका सोचने पे मजबूर करेगा, अलग एनालाइज करना पड़ेगा, अलग अलग चीजों पे सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज फोस्टर्ड बाय, समस्या समाधान को किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं, यानी बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता आए कि मान लीजिए पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है तो कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्लासरूम में गंदगी हो जाती है तो कैसे, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, तो समस्या को समाधान करने की क्षमता बच्चे में विकसित करानी है, क्या करके कराएंगे। पहला है पैसिव इमिटेशन, यानी निष्क्रिय, देखो बच्चा जहां निष्क्रिय वो किसी काम की बात है नहीं। रिस्पॉन्स सेट भी जो है कि एक ही तरीका फिक्स हो गया, प्रॉब्लम कोई भी हो, समस्या आपका फोन ही है, घर वालों से पूछ लीजिए, आपकी मम्मी कहती भी होंगी और पापा भी। फंक्शनल फिक्स्डनेस यानी कार्यात्मक स्थिरता, यानी एक ही तरीके से आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, लगभग सेम बात है, दोनों इंटर रिलेटेड है। डाइवर्जेंट थिंकिंग जो है वो फोस्टर करेगी, यानी जब आप दिशाओं में सोचेंगे कि ये चीज ऐसे नहीं ऐसे भी हो सकती है, ये भी इसका सॉल्यूशन हो सकता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी आंतरिक अभिप्रेरणा को कौन एक है जो सही तरीके से डिस्क्राइब करता है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन बोले तो आपको पता ही है, जहां रीजन अंदर है मोटिवेटेड होने का या किसी काम को करने का, रीजन बाहर नहीं है, रिवॉर्ड नहीं है, कुछ और नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है। फर्स्ट है मोटिवेशन कम्स फ्रॉम कॉम्पिटिशन विद अदर्स, नहीं ये तो एक्सटर्नल मोटिवेशन टाइप की बात हो गई, है ना, कि बाहर वाले लोगों को देख करके आप कर रहे हैं कुछ। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम अ फियर ऑफ पनिशमेंट, डर से नहीं होगा, लर्निंग फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, सीखने के लिए सीखना होगा, इंट्रिंसिक। मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड, तो ये एक्सटर्नल हो गई मोटिवेशन। फोर्थ ऑप्शन सही है कि मोटिवेशन दैट कम्स फ्रॉम पर्सनल एंजॉयमेंट ऑफ अ टास्क, यानी जब आप पर्सनली एंजॉय कर रहे हैं किसी काम को तो उसको इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहेंगे, कि आपको रीजन बाहर है, जॉय हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है उस चीज में, क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, ये क्या कहता है भाई। क्वेश्चन नंबर 29 कहेगा, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग्स थियरी
ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, एट व्हाट स्टेज आर चिल्ड्रन सेल्फ सेंटर्ड एंड सी देयर ओन बेनिफिट इन डूइंग समथिंग, यानी किस एक स्टेज पे बच्चा जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है कोहलबर्ग की थियोरी में। कोहलबर्ग की थियोरी में 6 स्टेजेस हैं, 6 स्टेजेस हैं, 3 लेवल्स हैं, हर एक लेवल पे 2 स्टेजेस हैं। बात सही है नहीं है? सही है। चलिए फटाफट से बता दीजिए, फिर आप छुट्टी करके जा सकते हैं और मैं भी। भूख लगी बहुत ही तेज। कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे स्वयं केंद्रित होते हैं, स्व केंद्रित होते हैं, सही शब्द होगा स्व केंद्रित होते हैं, यानी खुद पे सेल्फ सेंटर्ड, और कुछ करने में अपना लाभ देखते हैं कि मेरा सेल्फ इंटरेस्ट क्या होगा, है ना। टिट फॉर टैट याद आ रहा होगा आपको, टिट फॉर टैट, ये है आपकी थर्ड स्टेज। क्या है कहीं पे यहां पे? फर्स्ट स्टेज पनिशमेंट, ये सेकंड स्टेज है आपकी पनिशमेंट एंड ओबीडियंस, यानी बच्चा डांट से बचने के लिए कोई काम कर रहा है ना। सेकंड स्टेज है आपकी, सेकंड दी हुई है यहाँ पे, हाँ सेकंड ही है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, म्यूचुअल एक्सचेंज भी कह देते हैं। यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, कल तूने मेरा टिफिन खाया था, आज अपना टिफिन शेयर करना पड़ेगा, मैंने तो उसकी इतनी मदद की थी, उसको मेरी मदद करनी पड़ेगी। ये क्या, एट द सेकंड स्टेज पे ये चीजें होंगी। फर्स्ट लेवल है, सेकंड स्टेज है टिट फॉर टैट, म्यूचुअल एक्सचेंज, इंटरपर्सनल ओरिएंटेशन भी कह देते हैं कई बार। और यहाँ पे फिफ्थ स्टेज की मम्मी बाहर से सामान कुछ लेकर के आएंगे, तब रिश्तेदार आ गए घर में और बिस्किट लेकर के आने आपको, है ना। बचपन की समस्याएं याद कीजिए, तो आप कहेंगे कि 5 रुपए तो ज्यादा हो जाएंगे उस समय के हिसाब से, 50 पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, तो मतलब मेरी पॉकेट मनी, मुझे क्या मिलेगा अगर मैं ये काम करूं तो वो टिट फॉर टैट सेकंड स्टेज है। फिफ्थ स्टेज तो फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है कि आप समाज में नियम बनाए रखना चाहते हैं, एक व्यवस्था बनी रहे। एट द थर्ड स्टेज तो गुड बॉय नाइस गर्ल, आपको लोग अच्छा कहें, गुड बॉय नाइस गर्ल, सारी दुनिया इसी में चल रही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, एट द सेकंड स्टेज इन द फर्स्ट लेवल, पहले लेवल में दूसरी स्टेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, आज के लिए आखिरी सवाल है। इन द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट द चाइल्ड अचीव्स ग्रॉस मोटर स्किल्स बिफोर फाइन मोटर स्किल्स, दिस इंडिकेट्स द डेवलपमेंट इज। देखिएगा एक बार, यानी विकास की प्रक्रिया में एक बच्चा है जो पहले ग्रॉस मोटर स्किल्स उसके कंट्रोल आ जाता है, ये वैसे भी GF की तरफ ही जाएगा, गर्लफ्रेंड नहीं है ये, ग्रॉस टू फाइन मोटर स्किल्स जाना है, सामान्य से विशिष्ट, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ठीक, तो विकास के क्रम में बच्चा सूक्ष्म गतिक कौशल से पहले स्थूल गतिक कौशल प्राप्त करता है, यानी पहले बच्चा ग्लास पकड़ के पानी पीना सीखेगा, बाद में वो लिखना सीखता है। तो स्थूल गतिक कौशल क्या है? जो बड़ी मांसपेशियों के इस्तेमाल से हो रहे हैं, हालांकि है तो ये भी एक सूक्ष्म ही कौशल, लेकिन बड़ी मांसपेशियां कौन सी हैं? आपकी आर्म्स, आपकी लेग्स, तो चलना सीख लेता है, फिर लिखना सीख रहा है बाद में। फाइन मोटर स्किल्स क्या है? जहां आपकी हैंड्स या फिंगर्स की मसल्स और आई की मसल, यानी स्केच करना, आपका आंखों में काजल लगाना, है ना, और क्या होगा, लिखना, राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग, जितने भी काम आपके हैंड्स और आईज की मसल के कोऑर्डिनेशन से हो रहे हैं वो फाइन मोटर स्किल है। ठीक, तो ये बात सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है। डेवलपमेंट लीनियर होता है ये दिखा रहा है? नहीं। प्रॉक्सिमोडिस्टल होता है? नहीं। एनार्किक है? नहीं। सेफेलोकॉर्डल है? हमें क्या पता। देखो एक बार, तो ये जवाब आप आराम से ढूंढ लीजिएगा, होमवर्क है, कल मिलते हैं। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हो, क्या कह रहे हो, इसका जवाब देके जाओगे तब तो बताएंगे कितने ठीक हो। ये आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमाने के लिए दिया गया है, ताकि आप कल तक सोचें कि इसके बारे में जवाब इसका क्या हो सकता है। ठीक, कल मिलेंगे। आउट ऑफ 30 कितने ठीक हुए वो बताइएगा। और कल जहाँ तक NCERT करेंगे, करना तो आज ही था, बट ये PDF आपको मिल जाएगा और 30th क्वेश्चन का जवाब भी मिल जाएगा, या फिर सरप्राइज रखेंगे, कल ही डिस्कस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। 25, 11, 20 में से 24, 27, 29 में से काउंट करो, अभी 30वें का तो उसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया अभी। प्रॉक्सिमोडिस्टल ही होगा। वेरी गुड प्रिया, वेरी गुड। बट क्यों बताऊं मैं, सही होगा कि नहीं पता नहीं प्रिया, शायद गलत होगा, क्यों बताऊं, देखिएगा। वेरी गुड प्रिया, अच्छा सवाल है ये। एक सवाल से कई सारी चीजें आपकी सॉल्व होंगी, कल डिस्कस करेंगे इसको। हालांकि जवाब तो 18 आउट ऑफ 30, 26 आउट ऑफ 30, 30 आउट ऑफ 30। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, टाटा। कल मिलते हैं 9 बजे।